जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आज आप मेरा वीडियो छोड़ के चले जाते हो तो पछतावा आपको आज नहीं होगा, पछतावा आपको रिजल्ट आने के दिन होगा। क्योंकि आज अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करते हो तो मॉक टेस्ट में आपका क्या लेवल है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। आपके सामने मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा जो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, एक टेस्ट की तरह देना है। मैं आपको आंसर भी बताऊँगा क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते। आपको कितना सही आपका क्वेश्चन कितना सही होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन-सा है और आपको भी अपना लेवल पता लग जाएगा कि आप 30 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जबकि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप 30 में से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए फिट हो। अगर आप 30 में 10 का नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए अभी रेडी नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र से, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत या भेदभाव को समाप्त करने वाला अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम के पद से हटाया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आज तक कोई भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती है? तो अंडमान और निकोबार हाई कोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो उनमें से कौन मान्य होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार है। इन दोनों में सबसे पावरफुल मौलिक अधिकार है, क्योंकि राज्य का मन हो नीति निर्देशक तत्व दे या न दे, लेकिन मौलिक अधिकार हर एक भारतीय व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार मान्य होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चा बच्चा जानता है। आप अपना मार्क्स नोट करते रहिएगा, कितना मार्क्स आता है लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बता के जाना है। छठा क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो आपको हमेशा ब्रिटेन बताया गया है, लेकिन कुछ तत्व कनाडा से भी लिया गया है और आज ऑप्शन दोनों आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट है, ब्रिटेन और कनाडा दोनों से लिया गया है। तो आज का सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली तीनों हैं, लेकिन फारसी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि फारसी भाषा का 8वीं अनुसूची में जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं होगा? तो अनुसूचित क्षेत्र किसी राज्य के अधीन आता है और वो राज्य के राज्यपाल को ही निर्णय लेने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव देता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली होगी? तो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, नहीं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, हाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। यहाँ पे विधानमंडल में 2 आपका सदन आ गया, एक विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की व्याख्या देखने को मिल गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम डाइट है? तो जापान के संसद का नाम डाइट है। यहाँ पे जापान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, अनुच्छेद 17 जो छुआछूत भेदभाव अस्पृश्यता को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस में शुरू किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन किसी भी मंत्री द्वारा सबसे पहले लोकसभा में शुरू किया जाता है और सामान्य बहुमत यानी कि 50%
+1 इतना में सामान्य बहुमत होता है और इसमें पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में सहमति नहीं देती है तो राज्यसभा से ऑटोमेटिक पास हो जाता है, और अगर 14 दिन में पुनः विचार के लिए अगर राज्यसभा लौटा देता है तो फिर लोकसभा से दोबारा राज्यसभा में जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों करेक्ट है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने अपने जीवन काल में यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनेस्को में अपने जीवन का प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है अपना पॉलिटिकल साइंस का 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन। तो ये आपका हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन आ गया है। हिस्ट्री से देखते हैं आपको कितना सही होता है। उधर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों साथ में जोड़िएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेदों के शाखाओं को सीखने और पढ़ाने को स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्कूल के लिए वेद का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, चरण शब्द का प्रयोग स्कूल के लिए किया जाता है। इसका मतलब स्कूल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर थे? तो आपका यहाँ पर पार्श्वनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 24वें आपके महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभ देव थे और यहाँ पे 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल शासक जो कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे वो धर्मपाल शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। चौथा क्वेश्चन, वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बच गया 540 ईसा पूर्व। तो वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला 5वां क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुटे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन हार्ड लग रहा है और अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो आपको पछतावा रिजल्ट के दिन होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। इसलिए आप पछतावा नहीं होने दीजिए और सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। किस सिंधु घाटी स्थल पर स्टेटाइट छवि में दाढ़ी वाले आदमी की छवि पाई गई है? आप बहुत टीचर से पढ़े होंगे, बहुत क्लासेस, पेड क्लासेस या फ्री क्लासेस पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाया होगा कि स्टेटाइट छवि में दाढ़ी वाले आदमी का छवि कहाँ पाया गया है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले आदमी की छवि पाई गई है, यानी कि जीरोक्स पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? तो पुरुष सूक्त वेद का सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, चीनी यात्री फाइहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइहान जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आपको एक बोनस के तौर पर कमेंट में बताना है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की पहचान मुख्यतः सिक्कों के अध्ययन के आधार पर की गई है? तो कुषाण वंश की पहचान जो है वो मुख्यतः सिक्कों की पहचान से की गई है। कुषाण वंश का जो संस्थापक हो जाएगा अपना कनिष्क हो जाएगा और 78 ईसा पूर्व में कनिष्क कुषाण वंश का स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग, जो पहला मार्ग है वो उत्तरापथ है और दूसरा मार्ग दक्षिणापथ के जंक्शन पर स्थित था। तो सूरसेना यहाँ पे जो हो जाएगा, सूरसेन वो उत्तरापथ और दक्षिणापथ के जंक्शन पे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला 13वां कहता है कि मौर्य काल में शाही घरों के निर्माण में सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता था। तो भले ही आजकल के राजा महाराजा शाही घरों में टाइल्स, मार्बल या फिर बड़े बड़े चट्टान पत्थर का उपयोग किया जाता है, लेकिन मौर्य काल में शाही घरों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि देवताओं, ऋषियों और प्रसिद्ध राजाओं के वंशावली का संरक्षण सूतों या भाटों का कर्तव्य है। निम्नलिखित में से यह कथन कौन कहता है। तो सूतों और भाटों राजाओं की वंशावली का संरक्षण सूतों या भाटों का कर्तव्य है, ऐसा वायु पुराण कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ईसा पूर्व युग में घटित हुई। तो ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति घटित हुई थी 183 ईसा पूर्व में, आपको याद होगा। द्वितीय बौद्ध संगति 83 ईसा पूर्व में, और शक का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ और 78 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 183 ईसा पूर्व में हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 15 में आप हिस्ट्री का और उधर मैंने 15 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। तो आपको टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया टोटल 30 में। मैंने आपको शुरू में चैलेंज दिया था कि आप 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे। अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हो तो मेरे तरफ से आपको एक हार्ट मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खासा तैयारी करते रहिए और थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिए। मैंने एक बार भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। अगर आपके दिल में थोड़ा भी इच्छा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके मेहनत को हमेशा प्रोत्साहन करेंगे। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।